नमस्कार, मैं हूं दीपेश साहू और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल युवा सरकार में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती हुई है। जी हां, आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, झांसी से 4 बार विधायक श्री रविंद्र शुक्ल जी। रविंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट सर, क्लास। भाजपा के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती है। 4 बार आप झांसी से विधायक रहे जी। और फिर आपको ऐसे कई दिग्गज नेता आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, आपको हराना संभव नहीं रहा जी। तो सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। देखिए, ऐसा है, एक तो ये कि झांसी में किसी का भी रिकॉर्ड नहीं था कि कोई दूसरी बार जीता हो जी। ये रिकॉर्ड मैंने बनाया। मैं 4 बार यहाँ से मंत्री रहा। जनता का बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत ज्यादा, जिसकी कल्पना और आज भी मिल रहा है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि 2002 में मैं अंतिम चुनाव लड़ा था जी। वो हमारा 5वां चुनाव था, उसको मैंने हारा जी। इसके बाद लोकसभा भी लड़ा, उसमें भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी जी। तो सब जगह पूरे देश में भी खराब हुई, यहाँ भी हुई जी। लेकिन इतने लंबे समय से भी हम किसी प्रशासनिक पद पर नहीं हैं जी। किसी वैधानिक पद पर नहीं हैं जी। लेकिन इसके बाद भी झांसी का प्यार, अप्रतिम प्यार जो जी। पहले था उससे ज्यादा बढ़ा है, कम जी। नहीं हुआ। जी। अब उसके कई कारण हैं। जी। झांसी जब मैं आया था चुन करके 1989 में, उस समय मात्र 56 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जीते थे। झांसी का मैं था। आयु भी बहुत कम थी, 35 साल की आयु थी और सिटिंग मिनिस्टर जिनका यहाँ राजनीतिक परिवार है बहुत बड़ा, रिछारिया जी, उनके पिताश्री कई बार सांसद रहे यहाँ से और वो स्वयं वित्त राज्य मंत्री थे जब वो हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जी। उस चुनाव में मैंने बहुत लंबे अंतर से उनको परास्त किया, फिर रमेश शर्मा को भी परास्त किया और भी इस तरह से होता रहा। तो लगातार झांसी ने इतना प्यार दिया मुझे, उसका केवल कारण यह रहा कि मैं 3 बार मंत्री रहा लेकिन मंत्री पद मेरे सिर पर कभी हावी नहीं हुआ जी। विधायकी कभी मेरे सिर पर हावी नहीं हुई जी। और दूसरी बात, मैंने कभी अपने हित के लिए कोई काम नहीं किया जी। राजनीति का अपने और अपने परिवार के हित के लिए रंच मात्र भी मैंने उपयोग नहीं किया जी। ईमानदारी के साथ केवल जनता की सेवा की और झांसी को बदला। जब मैं आया था तो कुछ टेम्पो चलते थे, सड़कें नहीं थी, गलियां थी जिनमें मैला बहता था, बहुत बुरी हालत थी, पीने का पानी नहीं था। भगवान की कृपा से कुछ पढ़ा लिखा होने के कारण और कुछ दूरदृष्टि होने के कारण कुछ हमने सारे अधिकारियों को लगाया और तय किया कि अगले 20 वर्ष में झांसी कैसी हो उसके लिए एक कल्पना बनाई जी। और उस कल्पना के आधार पर झांसी को बदला जी। और यहां तक पैसा लाया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धनीराम वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने ये विधानसभा में मामला उठाया। ऐसा लगता है कि झांसी जो है वो किसी मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, इतना पैसा दिया जा रहा है। उसका कारण क्या है जी? तो ये कुल मिलाकर के ये इस बात का प्रमाण है कि झांसी में जो हुआ उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। पूरा झांसी बदल दिया, यहाँ तक कि किले के गेट तक जाने के लिए मार्ग नहीं था जी। चारों तरफ झाड़ झंकार थे, पूरे किले के चारों तरफ कब्जा था। वो सारा कब्जा हटवाया, सारा वहां से कब्जा हटवा के कल्पना की कि कैसे पार्क होंगे, यहाँ क्या होगा, जो आज आप देख रहे हो जी। ये उस समय की कल्पना का परिणाम है। वहां लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे, उनको हमने कहीं और बसाया जी। फिर वो पहाड़ कटवाया मैंने जी। तो ये बहुत सारे ऐसे काम किए जो कोई सोचता नहीं है। इसलिए झांसी में आपको भीष्म पितामह कहा जाता है भाजपा का। अब मुझे नहीं मालूम सरसैया पेशी के लिए लिटाया गया क्या लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये जानता हूं, मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, अपने परिवार के लिए कभी काम नहीं किया। मैंने पूरी तरह से जनता द्वारा दी गई ताकत को जनता के लिए उपयोग किया।
सर आपका जो रुतबा था झांसी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये कहा जाता था कि झांसी में रविंद्र शुक्ल जी को हराना असंभव है। और शायद यही कारण था कि जो मैंने अभी शायरी इस्तेमाल की कि झांसी में कहा जाता है कि रविंद्र शुक्ल जी को उनके अपने लोगों ने हराया। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, ये सच्चाई तो है जी। मैं असल में लोगों पर विश्वास कर गया जी। और वो जो चुनाव था जिसमें मैं हारा जी, उसका संचालन मैंने अपने हाथ में रखा। जी। और चूंकि हमसे बड़े लोगों ने कहा कि चूंकि 4 बार आपको हो गया है तो ये संचालन अमुक को दे दिया जाए, ऐसे किया जाए तो ठीक है जी। और वो सारे के सारे लोग हम अपने काम में लगे हुए थे व्यस्तता में, तब भी हमको इतना वोट मिला था। आप आश्चर्य करोगे कि 47,000 वोट मिला था। और अगली बार जो साहू जीता जी, वो 35,000 वोट पे जीता जी, 35,000 वोट पे। बिल्कुल। तो 35,000 वोट पाके साहू जीत गए और मैं 47,000 वोट पे हारा हूं जी। तो जो डायरेक्ट सारी पार्टियां मिलकर के मुझे केवल परास्त करने के लिए, जैसे किसी को अभिमन्यु को घेर के मार लिया जी, जी, जी। और उसमें कुछ हमारे लोगों ने भी उसी तरह का काम किया, शायद इसलिए कि आपके होते हुए वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शायद जी, ऐसा होता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो क्या वर्तमान स्थिति में भी आप यही देख रहे हैं कि जो वर्तमान में भी झांसी के विधायक हैं, ये भी 3 बार से विधायक हैं, ये भी पद से नहीं हट रहे, तो जैसे आपको हटाया गया था वैसे ही इन्हें हटाया जाएगा? देखिए एक बात बताएं जी, सबका अपना अपना कार्यशैली है जी, मेरी अपनी कार्यशैली है जी। मैंने कहा कि मेरी कार्यशैली आज भी यही है जी। आज भी जो कार्यकर्ता मुझसे जुड़े हैं जी, वो आज भी मेरे साथ बैठ करके काम करते हैं, आज भी मैं वही काम करता हूँ, आज भी उसी संगठन के लिए काम करता हूँ। तो ऐसे थोड़ी मैं सक्रिय नहीं हूँ। वैसे तो मैं हिंदी साहित्य भारती का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 36 देशों में काम कर रहा हूँ, पूरे देश भर में काम कर रहा हूँ। कल ही हमारा बंबई कार्यक्रम लगा हुआ है, सुबह निकलेंगे। तो कुल मिला के काम तो हम कर ही रहे हैं, एक विचारधारा के लिए कर रहे हैं, तो हमारा तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी में जब पहला टिकट मुझे मिला 89 में, उस समय मैं भाजपा में था ही नहीं जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, उसका पदाधिकारी था जिले का जी। और मुझे बुला के कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं लड़ गया। तब से लेके अब तक मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, ना आज मांग रहे। मुझे बुलाया जाएगा, कहेगा आपको ये काम करना है, वो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, मैं कर रहा हूँ विचारधारा के लिए काम। झांसी को आप ही ने भाजपा का गढ़ बना दिया? नहीं, मेरे साथ राजेंद्र अग्निहोत्री भी थे जी। मैं पूरा क्रेडिट तो नहीं लूंगा जी। लेकिन मैंने यहाँ 18 साल की आयु से काम करना शुरू किया और आपको आश्चर्य होगा, उस आयु में मैं 2 बार जेल गया। अच्छा। इसके बाद 1 वर्ष बाद मैं 7 महीने के लिए कारागार में था, इमरजेंसी में, चूंकि लोकतंत्र सेनानी भी हूँ जी। और मैं उसमें रहा, छात्र नेता रहा, अनेक आंदोलन किए। इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी, हाँ जी जी, उसमें भी मैं जेल में था। इतनी कम आयु से मैं काम कर रहा हूँ, गलियों गलियों में काम कर रहा हूँ। और इसीलिए जब मैं आया पहली बार चुनाव में जी, तो 35 साल की आयु में भी अब मजे मजाए नेता के परिवार का व्यक्ति और सिटिंग मिनिस्टर, उसको हराना कोई मजाक थोड़ी था। लेकिन इसके बाद भी चूंकि मेरा संपर्क, मेरा घरों पर बैठना उठना, ये सब वर्षानुवर्ष से चल रहा था, उसका परिणाम ये हो कि पूरी झांसी एक साथ खड़ी हुई है। बहुत लंबे अंतर से मुझे जिताया झांसी ने। तो कुल मिलाकर के वो जो स्थिति है वहां से लेकर के आज तक, यही नहीं पूरे बुंदेलखंड में घूम घूम करके मैंने और मेरे बड़े भाई अर्थात जो सांसद मेरे साथ हुआ करते थे श्रद्धेय राजेंद्र अग्निहोत्री, दोनों लोगों ने, राजेंद्र अग्निहोत्री की भी मेहनत जबरदस्त है, मेरी भी मेहनत जबरदस्त थी। मैंने अपनी जवानी को पूरा होम दिया इसी विचारधारा के लिए, तब जाकर के आज ये फसल जो काट रहे हैं लोग, वो फसल वही है, मेरी उसी खून पसीने की कमाई है वो। सर 20-25 वर्ष पहले जब आप विधायक थे, आप जब राजनीति करते थे, उस समय की राजनीति में और आज की जो वर्तमान राजनीति है, इसमें आप कितना अंतर देखते हैं? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि एक तो यह कि अभी भी मैं राजनीति में हूं जी। मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी, मेरे कार्यक्रम भी लगते हैं। अब चुनाव नहीं लड़ रही है अलग बात है, ये पार्टी तय करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? मैंने कहा ना पहले कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, पार्टी ने तय किया है वही करेंगे। विचारधारा के लिए काम करता हूं, वो कर रहा हूं। जमीनी स्तर की राजनीति की बात, जहां तक बात कर रहा हूं कि तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर आ गया जी। उस समय लोग अपने लिए राजनीति नहीं करते थे जी, समाज के लिए राजनीति करते थे, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए राजनीति करते थे। आज की राजनीति जो है कहीं न कहीं डाइवर्ट हुई है जी।
और उसमें मनी पावर इन्वॉल्व हुआ है, बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हुई हैं, आपको उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के जहां वैचारिक धरातल पर अवमूल्यन हुआ है जी, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय यही एक बड़ा कारण है कि पहले जो छोटे छोटे परिवार के लोग होते थे वो विधायक बन जाया करते थे। आज कहा जाता है कि बिना धनबल के बगैर आप विधायक पार्षद तक नहीं बन सकते। 10-20 लाख रुपए तो पार्षद के चुनाव में खर्च होता है आज के समय में। तो पैसा बहुत ज्यादा हावी हो गया है आज की राजनीति में, ये आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अब चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं जी। अब ना तो जो जिस तरह का काम होता है उसमें बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हुई हैं जी। उस समय नहीं थे। मैंने पहला चुनाव 1.5 लाख रुपए में लड़ा, बिल्कुल 89 का जो चुनाव था मात्र 1.5 लाख रुपए में चुनाव मैंने जीता था, और एक गाड़ी थी मेरे पास जी, वही गाड़ी थी, बाकी 4 पहिया वाहन कोई नहीं था। आज झांसी में भी काम करने के लिए सबको गाड़ियां चाहिए, सबको गाड़ियां चाहिए, मोटरसाइकिल कोई चलेगा नहीं तो सबको गाड़ियां चाहिए, पता चला 50 गाड़ी लगी हुई है, बाकी चीजें हो रही। तो अब कार्यकर्ता का भी मन स्थिति बदली है जी। और जनता की भी बदली है, तो अपने तरीके से अब देखते हैं लोग जी। सर, झांसी में क्या आप मानते हैं कि वास्तविकता में ब्राह्मणवाद है? क्योंकि आप देखें झांसी में एक माहौल चल रहा है, लोग कहते हैं पिछड़ी जाति को झांसी में सम्मान नहीं दिया जा रहा। चाहे आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वर्तमान जो विधायक हैं, वर्तमान जो सांसद हैं, ये सभी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। क्या होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की अलग अलग चीजें होती हैं, उसका गणित अलग होता है, उस गणित के आधार पर तय किया जाता है। अब यहाँ बगल में आप चले जाओगे तो बबीना में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, आप चले जाओगे गरौठा तो वहां भी पिछड़े वर्ग का आदमी है, आप सारी विधानसभाएं अलग अलग देखोगे तो आपके पिछड़े वर्ग का ललितपुर में भी है, आपका अनुसूचित जाति का आपका वहां आपके महरौनी में है। तो ये सब जो है हर जाति का अलग अलग वो है। अब कोई लड़ने के लिए अगर चला जाए दूसरी सीट पर तो वहां स्थिति जीतने की नहीं बनती, तो इसलिए जहां जिसके जीतने की स्थिति बनती है, जहां पर गणित वोटों का गणित जिस तरह कहता है उस तरह की ट्रेंड होता है। और हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो सामान्य परिवार, मैं तो एक गांव का हूँ, 12 किलोमीटर सड़क नहीं थी, निरक्षर माँ बाप का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, अब ऐसे आके हम बन गए। तो ऐसे भाजपा में तो बनते ही हैं। भाजपा में अब जवाहरलाल राजपूत क्या थे? सही बात है, क्या थे बता दीजिए? बिल्कुल। वो बने कि नहीं बने? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं माने नहीं रखते, उनका कोई स्टेटस नहीं है आर्थिक रूप से, वही बन जाते हैं। लेकिन भाजपा में और किसी पार्टी में जी। बाकी सर, आपके संबंध में एक किस्सा बड़ा प्रचलित है कि जब आप मंत्री थे और झांसी में किसी कार्यक्रम में अमित शाह जी आए तो आपकी किसी बात पर उनसे नोकझोंक हुई, कुछ कहा सुनी हुई थी जो झांसी की जनता में बड़ी कहा जाता है। क्या है मैं आपको बताऊं जी, वो गलत है। कार्यक्रम में नहीं हुई तो मैंने ही बुलाया था उनको, यहाँ का एक कार्यक्रम था, उसके वो चीफ गेस्ट थे जी। उस समय वो प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे जी, उत्तर प्रदेश प्रभारी। हाँ जी। राष्ट्र धर्म का कार्यक्रम था जी, तो भोजन रखा था, उसमें वो नहीं आए जी। लोगों ने यहाँ गुमराह किया, उन्हें ले गए दतिया, और भोजन पूरे बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं का था जी। तो सबको बुरा लगा कि भाई उनको आना चाहिए था। अच्छा, उनको ये बताया गया कि ये राष्ट्र धर्म का कार्यक्रम है और राष्ट्र धर्म का भोजन हो गया जी। तो उन्होंने कहा कि जब एक कार्यक्रम में हम हो आए तो दूसरे में नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं जी। तो वो नहीं आए। अगले दिन उन्हें पता चला कि गलती हो गई है, वो तो रवींद्र शुक्ला ने रखा था जी। तो फिर वो शाम को आए मेरे घर जी। तो हमारे जो अध्यक्ष जी थे, जिला अध्यक्ष उस समय, उनसे और एक और सज्जन थे, उनसे उनकी हॉट टॉक हो गई, लेकिन वो घर मेरा था। अच्छा। स्थान मेरा था, मेरे से कोई हॉट टॉक नहीं हुई। अच्छा। इसके बाद हमारी उनकी जो है बातचीत भी हुई और उनको गलतफहमी दूर हुई, लेकिन इसके बाद कुछ लोग यहीं के गए और उन्होंने राजू कमरिया के अपहरण में मेरा नाम ले दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। अब मैं चूंकि बहुत कम जाता आता हूँ, मैं अपनी सफाई कहीं देता नहीं हूँ जी। मेरा काम है जनता के बीच में निस्वार्थ काम करना जी। वो मैं करता रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से आज भी वही स्थिति है मेरी झांसी में। तो बल्कि लोग ये कहते हैं कि बाकी शायद सिटिंग की नहीं होगी जिस तरह के मेरे सम्मान है, तो ये भगवान की कृपा है और मैं उसी तरह काम करना। और मेरे को कोई बहुत ज्यादा लालच भी नहीं है, पार्टी तय करे, मैं विचारधारा के लिए जन्मा हूँ
मैं अपने लिए जन्म ही नहीं, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे का एडमिशन कराने मैं किसी कॉलेज में नहीं गया जी। अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल मैंने अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए और अपने लिए कभी नहीं किया। जब मैं राजनीति में आया था तब 3 फैक्ट्रियों का मालिक था जी। 3 फैक्ट्रियों का मालिक था। 200 कर्मचारी मेरे यहाँ काम करते थे, उनका सारा जीवन हम पे पलता था और वो सारी फैक्ट्रियां चौपट हो गई राजनीति में आने के बाद। आर्थिक रूप से इतनी तंगी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना मैंने लोन पटाया है सब कुछ बेच करके, जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, डरता हूँ। मैं राजनीति में जाता हूँ तो पाई को परेशान हो जाता हूँ। अब देखिए मैं इस समय खाली था, मैंने भगवान की कृपा हुई मैंने ये खड़ा कर दिया जी। तो ये सब जो है मैं कर्तृत्ववान व्यक्ति हूँ, कर्मशील व्यक्ति हूँ, तो स्वाभाविक रूप से जहां काम करूंगा वहीं पर गुल खिलाऊंगा जी। और चूंकि हमें नैतिक रूप से कभी भी अलग हटके काम नहीं करना है जी। अब आज राजनीति में अगर हम मान लीजिए 5 करोड़ लगा के जाएं तो उसे कमाएंगे, अब वो हम कर नहीं सकते जी। तो अब ये सब चीजें हम बहुत दूर हैं इन चीजों से भाई। सर कुछ वर्ष पहले आपके और आपके 4 बॉडीगार्ड पर एसिड अटैक भी हुआ था, वो क्या कारण? 4 बॉडीगार्ड, मेरा एक बॉडीगार्ड रहता है, मैं 4 बॉडीगार्ड कभी रखता ही नहीं जी। एसिड अटैक हुआ था, वो एक संपत्ति का विवाद था जी। मैं जीत चुका था और डीएम और एसपी के कहने पर मैंने वहां काम लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का उस समय शासन था जी। तो उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन प्रभु ने उनको सजा दे दी जी। तो पहले तो जेल में रह के आए, मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखा दिया था जी, क्योंकि वो जब घुमा के डाल रहा था मेरे ऊपर सबके ऊपर, तो उसमें जो है उसके ऊपर भी पड़ गया। तो समाजवादी पार्टी का जो था यहाँ जेपी यादव करके एक था, उसने चुनौती दी थी मुझे जी। तो उसने जो है मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिख लिया, वो सब निपट गया, कुछ भी नहीं है। और उस व्यक्ति ने जिसने मेरे ऊपर फेंकी थी मने तेजाब जी, उसको गले का कैंसर हो गया। अच्छा, वो खुद ही परेशान है। और जिसने डलवाया था वो उसने लात मार के निकाल दिया इनको बाहर जी। कर भला तो हो भला, तो प्रभु की कृपा है, क्या किया जाए। सर वर्तमान जीवन में आप राजनीति से, भाजपा की जो सक्रिय राजनीति है इससे थोड़ा सा दूर हैं, इस समय आप साहित्यिक जीवन जी रहे हैं, इसमें थोड़ा बताएंगे आप? देखिए मैं बचपन से ही साहित्य से जुड़ा हूँ जी। 1 दर्जन के लगभग मेरी पुस्तकें हैं जी। कई मेरे साहित्य पर शोध हो चुके हैं, पीएचडी मिल गई है लोगों को। अच्छा। मैं स्वयं डीलिट हो गया हूं, मेरे को भी डीलिट मिला है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से जी। और अभी भी मेरी किताबों पर शोध चल रहे हैं जी। मैं अभी भी लिख रहा हूं। और मैंने जैसे पहले कहा कि मैं हिंदी साहित्य भारती जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। तो पूरे विश्व में काम कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सक्रिय सदस्य हूं जी। जहां भी मेरे कार्यक्रम लगते हैं वहां जाते हैं, प्रदेश कार्य समिति में तो जाते ही जाते हैं जी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि मैं कहीं भी याचक बन के जाऊं और मुझसे कहो कि मैं राजनीति में हमें ये चीज दे दो, हम कभी नहीं मांगेंगे। ऊपर वाला तय करेगा या पार्टी के लोग तय करेंगे या विचारधारा के लोग जो तय करेंगे, जो करेंगे, जो आदेश होगा वही आदेश मानेंगे। हमसे कोई लेना देना इन चीजों का नहीं है और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे आजीवन, क्योंकि हमारे विचारधारा। इस उम्र में भी जो आप में जोश है, जो जज्बा है काम करने के लिए, ये प्रेरणा कहाँ से आती है आपको? मैंने कहा ना कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और जो भी आध्यात्मिक होगा वो अपने आप प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करता है जी। और मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तृतीय शिक्षक स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक रहा हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं। मैं 4 बजे से उठ करके रात तक काम करता हूँ, 4 बजे सुबह उठता हूँ, रात को 10 बजे के बाद सोता हूँ, तो कुल मिलाकर के लगातार काम करता हूँ और फिजिकल काम भी करता हूँ। और सवेरे से बहुत लंबा हमारा रहता है, हम 11 मंजिल सीढ़ियां चढ़ता हूँ, कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता। सर मैं भी राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, बीयू से मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है और मुझ जैसे कई युवा हैं जो राजनीति में इस समय संघर्ष कर रहे हैं जी। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या मार्गदर्शन उनका करना चाहेंगे कि वो वर्तमान राजनीति में अपने नाम, अपनी एक पहचान बना सकें? देखिए राजनीति कभी किसी को अमर नहीं करती, बहुत कम लोग होंगे जो राजनीति में अमर होते हैं जी। उसमें एक तो सफलता के लिए एक हमारी कविता है, उसकी 2 पंक्तियां दे रहा हूं जी कि जीवन का संग्राम सदा जीता है उसने जी, जो खारों को रौंद बढ़ा अपने पथ पर है जी। शूर पुत्र है वही समय की दिशा मोड़ दे, छाप छोड़ दे पद चिन्हों की वही अमर है। अपने पद चिन्ह बनाने का मादा
ये युवा के अंदर अगर होगा तो दुनिया में कोई असफल नहीं कर सकता उसको, एक बात। जी। दूसरी बात, सफलता के साथ साथ सार्थक जीवन की भी पहल सबको करनी चाहिए। जी। व्यक्ति की सांसें निश्चित हैं, जितने दिन के लिए आया हो उतने दिन यहां रहेगा, लेकिन जाने के बाद भी लोग याद करें। जी। पद पर रह करके तो तमाम आपको भीड़ दिखाई देगी, पद से हटने के बाद अगर आप पूजे जाते हैं जी। तो ये आपका सार्थक जीवन का वो पहलू है जिसे सब प्यार करते हैं। जी। तो इसलिए दो तरह के सफल जीवन प्राप्त करिए और सार्थक जीवन प्राप्त करिए, दोनों के लिए काम करिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं और ये हमने सुना भी था कि रविंद्र शुक्ल जी बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मैं भी आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। युवा सरकार के नाम से आपका चैनल है जी। और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे युवक कुछ अच्छे इस मीडिया के क्षेत्र में बहुत मानदंड बनाए, पग चिन्ह बनाए जी। और आपके लिए भी और मीडिया के लिए भी और सबके लिए। मेरा एक बहुत गीत प्रसिद्ध है जी, सारी दुनिया में गाया जाता है, अन्ना हजारे भी गाते थे और लोग भी गाते हैं, तमाम लोग देश में गाते हैं। उस गीत की केवल एक मुखड़ा में दे रहा हूँ जी। कोई चलता पद चिन्हों पर जी, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। तो पद चिन्ह बनाइए जी, पद चिन्ह पर मत चलिए। अपने पद चिन्ह बनाइए ऐसे कि जिस पे बाकी लोग चल पड़े। ये युवाओं के लिए आपका संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।